कीर्तिमान एकेडमी जिद जीत की। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का सामाजिक अध्ययन प्रीवियस पेपर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला नंबर 4 में। बच्चों, अब तक एक एक प्रश्न को हमने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। आज ही बहुत ही बेहतरीन 32 सवालों की सीरीज लेकर आया हूं और आपकी जो सीरीज है उसमें जो गलतियां उनका करेक्शन के साथ साथ पूरी बेहतरीन व्याख्या, ताकि आपको जो सवाल मिले डीएलएड में सेम टू सेम आपको अपनी क्लास से ही वो सवाल फंस जाए। तो एक बार सभी लोग अपने इस क्लास को यानी लेक्चर को लाइक कर दो और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि परीक्षा की घड़ियां नजदीक हैं तो आपकी तैयारी उतनी शानदार होनी चाहिए। स्टूडेंट, आपको पता है कि अभी तक हम बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में आपको पूरे के पूरे 90 प्रश्न पढ़ा चुके। बच्चे, आज के सेशन को हम 91 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो तैयार हो सब लोग? पहला प्रश्न है, तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? तो जयपाल, जयचंद या आनंदपाल या फिर पृथ्वीराज चौहान। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन था वो राजा। तो आप लोग बोलोगे सर वो राजा का नाम है पृथ्वीराज चौहान। स्टूडेंट, आपको पता है कि जब भी कोई बात करता है तराइन का युद्ध, तो तराइन का युद्ध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है भारत के इतिहास के संदर्भ में। तराइन के जो युद्ध बच्चों, इसमें दो युद्ध बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक युद्ध आपका कब हुआ? 1191 ईस्वी में, और दूसरा वाला युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। और ये दो के दोनों जो युद्ध हुए थे उसमें बच्चों एक तरफ तो मोहम्मद गोरी है और दूसरी तरफ हमारे पास पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान। स्टूडेंट, आपको पता है कि जो तराइन का पहला युद्ध हुआ, तराइन के पहले वाले युद्ध में गोरी क्या है? पराजित है। पहले वाले युद्ध में गोरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन दूसरे वाले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित हो जाते हैं और इस प्रकार एक तरीके से भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन है? स्टूडेंट, अगर गुलाम वंश के पहले सुल्तान के बारे में बात करें तो आपको पता है कि मोहम्मद गोरी के जो दास थे, क्योंकि मोहम्मद गोरी निसंतान था बच्चों, उसके दास उसकी संतान के समान थे, ऐसा मोहम्मद गोरी का कहना था। उसकी मृत्यु के बाद भारत में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है वह करने वाले व्यक्ति का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का पहला शासक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का बच्चों शासन काल रहा है 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी में बच्चों। तो 1210 ईस्वी में, और कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्य की जो राजधानी थी वह क्या थी? लाहौर थी। यानी उसने लाहौर से ही अपने शासन सत्ता का संचालन किया। और बच्चों 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े पर चौगन या पोलो खेल रहा था। चौगन या चौगान, तो चौगान खेल रहा था। ये चौगान खेल के दौरान घोड़े से गिरा और इसकी डेथ हो गई। बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श, लाखों का दान करता था, इसलिए कुरानों की प्रतियां यानी कुरान बड़े सुरीले स्वर में गाता था, इस नाते इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया। कुतुब मीनार के निर्माण काम को इसने प्रारंभ कराया। ठीक है, निर्माण इसने क्या किया जी? प्रारंभ किया बच्चों। साथ ही साथ बच्चों अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कहां पर? अजमेर में। क्या नाम है? 2.5 दिन का झोपड़ा। कुछ ऐसे तमाम काम हैं इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के। स्टूडेंट, आइए हम आपके अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना? स्टूडेंट, तो गयासुद्दीन बलबन को आप लोग जान लीजिएगा 1266 ईस्वी में शासक बना बच्चों, और 1287 ईस्वी तक ये दिल्ली की गद्दी पर काबिज रहा। बच्चों, बलबन के बारे में बात करें तो इसने पहली बार एक तरीके से राजत्व
का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बलबन ने बच्चों सिजदा सिजदा और पाबोश सिजदा और पाबोश जैसी प्रथाओं को चलाया। साथ ही साथ बच्चों इसने ईरानी त्योहार नौरोज को मनाने की शुरुआत भी किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर होगा 1266 ईस्वी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट करना बच्चों 94। तो दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किसने की स्टूडेंट? तो अगर दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना के बारे में बात करें तो आप सब जानते हो जो दिल्ली सल्तनत, बच्चे ध्यान समझते जाओ बच्चों, व्याख्या इसलिए करो ताकि आगामी एग्जाम में आपको सेम टू सेम सवाल यहां से मिल जाए। तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया बेटा? तो 5 राजवंश थे। कितने राजवंश थे? 5 राजवंश। इनमें हम नॉर्मली पहले को क्या कहते हैं जी? गुलाम वंश या आरंभिक तुर्क वंश या मामलूक वंश। गुलाम वंश। दूसरा बच्चों सत्ता में गुलाम वंश के पतन की बात कौन आएगा? खिलजी वंश आ जाए बच्चों, खिलजी वंश। तीसरा सत्ता में कौन आएगा? तुगलक वंश। कौन आएगा जी बोलो? तुगलक वंश। और चौथा कौन आएगा? सैयद वंश आएगा। और इसमें पांचवा और अंतिम आएगा लोदी वंश आएगा। और बच्चों इसी लोदी वंश का अंतिम शासक होगा इब्राहिम लोदी। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाएगा और बाबर आकर के भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करेगा। यही जो लोदी वंश है इसकी स्थापना किसने किया, ये आपका सवाल बच्चों। इसकी स्थापना किया था बहलोल लोदी ने बेटा। और ये कब किया था? तो ये 1451 में किया था। कब किया था एक बार कमेंट बॉक्स में करना। 1451 में किया था। और 1489 तक इसका शासन बना रहा। 1489 ईस्वी तक इसका शासन बना रहा। इस नाते आप यहां से उत्तर क्या देंगे? बहलोल लोदी। बच्चों यहां से कुछ और बातें आप जान लो तो आपकी बड़े ही काम की होंगी। वो ये सिकंदर लोदी वो है बच्चों जिसने आगरा शहर की स्थापना किया था। कब किया था? तो ये इसने किया था 1504 ईस्वी में। और इसी ने अपने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1506 में। दोनों तारीखें अच्छे से जान लो, कंफ्यूज मत होना। इब्राहिम लोदी वो है स्टूडेंट, ये लोदी वंश का बच्चों, ये लोदी वंश, अगर कभी प्रश्न आ जाए लोदी वंश का अंतिम शासक तो किसको बताओगे? बोलो बेटा, इब्राहिम लोदी को। और इतना ही नहीं, लोदी वंश का ये अंतिम शासक तो है ही, पूरी सल्तनत का यानी दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक बच्चों। तो सल्तनत का भी ये अंतिम शासक है, क्योंकि इसके बाद मुगल वंश आ जाएगा। सल्तनत का भी ये अंतिम शासक होगा। पूरे दिल्ली सल्तनत का बच्चों इकलौता शासक इब्राहिम लोदी है, जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई। यह युद्ध भूमि में मारा गया था। चलिए भाई, मुझे लगता है कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपके अगले सवाल की तरफ चले बच्चों। और ये जो आपको व्याख्या बता रहा हूं आपके लिए रामबाण का काम करेगी। अब आपको बताने जा रहे हैं तालीकोटा का युद्ध। बच्चों तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? अगर आपको डायरेक्ट उत्तर लेना है तो उत्तर ले लो, ये 1565 में हुआ था। और पूरी तालीकोटा के युद्ध के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर तालीकोटा का जो युद्ध होगा उसके बारे में थोड़ा जान लो। तालीकोटा का युद्ध क्या नाम है? तालीकोटा या कोट, तालीकोटा का युद्ध। स्टूडेंट ये जान लो, तालीकोटा के युद्ध को और कई नाम से जाने जाते हैं। इसे ही राक्षस तंगड़ी या तगड़ी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। या बच्चों इसे बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बन्नीहट्टी का युद्ध। इसे ही बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। तो अगर आपके डीएलएड के पेपर में बन्नीहट्टी का युद्ध भी आ जाए तो घबराना मत। और ये जो हुआ था एक्चुअली 23 जनवरी को शुरू हुआ था, 25 जनवरी तक चला था। तो 23 से 25 जनवरी 1565 को यह युद्ध कंप्लीट हो गया बच्चों। इस युद्ध में 2 पक्ष थे बच्चों।
एक पक्ष में, मैं सिर्फ यहां लिख रहा हूं युद्ध का नेतृत्व किसने किया, सत्ता किसकी नहीं लिख रहा हूं, युद्ध का नेतृत्व कौन किया ये लिख रहा हूं मैं आपका। तो युद्ध का जो नेतृत्व है बच्चों, यहां पे एक तरफ तो आपका विजय नगर साम्राज्य है, वहां सदाशिवराव भाऊ है, लेकिन युद्ध का नेतृत्व मैं लिख रहा हूं तो कौन कर रहा था, राम राय कर रहा था। युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था बच्चों, राम राय। और दूसरे पक्ष में बच्चों बहमनी है, तो बहमनी विभाजित बहमनी, बहमनी में 5 राज्य थे बच्चों, उसमें एक का नाम था बरार। तो बरार को छोड़कर 4 राज्य इसमें शामिल थे। तो बरार को छोड़कर 4 राज्य थे, और इन अगर 4 राज्यों की नाम की बात करोगे तो एक का नाम था बीजापुर, एक का नाम था बच्चों बीजापुर। बहमनी से सब अलग हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, बहमनी का अस्तित्व खत्म हो गया था। तो एक तो बीजापुर हो गया, दूसरा आपका गोलकुंडा हो गया। मजा आ रहा है सबको सेशन में, जबरदस्त ना। गोलकुंडा हो गया बच्चों। फिर एक आपका अहमदनगर, यही तरीका भी बच्चों, अहमदनगर है। और एक वीदर था। कोई भी सवाल आ जाए डीलेट में तो आप बता पाओ। ये जो 4 राज्य थे मेरे प्यारे बच्चे, इसे ही कहा गया संयुक्त सेना। ये जो संयुक्त सेना थी, इसका विजयनगर की सेना का आमना सामना हुआ कहां पर, राक्षस तांगड़ी के मैदान में या तालीकोटा के युद्ध में बच्चों। अब सवाल ये है कि यहां से कौन सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो अगर यहां से सेना, संयुक्त सेना, वास्तव में ये सब लोग इकट्ठा हुए थे बीजापुर के आदिल शाह के नेतृत्व में, मतलब इसका जो मुखिया था वो बीजापुर का आदिल शाह था, मुखिया यानी संयुक्त सेनाओं का मुखिया। शब्दों को समझना, जैसे उधर सदाशिवराव भाऊ है, ऐसे यहां मुखिया कौन था बच्चों, तो ये था अली आदिल शाह। क्या नाम है, अली आदिल शाह। ध्यान से समझ लोगे तो समझ लो इस बार बहुत बेहतर नंबर लाओगे। लेकिन युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, युद्ध का नेतृत्व, संयुक्त सेना के युद्ध का नेतृत्व कर रहा था बच्चों हुसैन, क्या नाम है, हुसैन निजाम शाह। क्या नाम है, हुसैन निजाम शाह कर रहा था बच्चों। और युद्ध भूमि में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों से राम राय का वध कर दिया। यानी फाइनली इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में बच्चों विजयनगर की क्या होती, बुरी तरह से पराजय हो जाती है, बुरी तरह से ये पराजित हो जाता है। आई थिंक तालीकोटा के युद्ध का हर मैटर हमने क्लियर कर दिया है और आपको हर बात समझ में आ गई। अब चलिए फटाफट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आप लोग का है कि विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था। तो आप लोग जान लीजिए विजयनगर साम्राज्य में राज्य को कुल 6 प्रांतों में बांटा गया था बच्चों। और यहाँ पे जान लीजिए कि जो विजयनगर में थे, जो प्रांत था, इस प्रांत को ही बच्चों राज्य कहा जाता था। और जो राज्य है उस राज्य को ही मंडल कहा जाता था, और मंडल को ही कभी कभी बच्चों चावड़ी कहा जाता था। तो इतने सारे नाम हैं विजयनगर साम्राज्य में। राज्य के कोई भी आपके डीएलएड के पेपर में इसमें से नाम रहेगा तो उत्तर दे करके आ जाना। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी का आकार कैसा है। अच्छे से आपने ज्योग्राफी को पढ़ा है तो आप बोलोगे सर वास्तव में गोल तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ना होने के नाते हमने एग्जैक्टली आंसर क्या कर दिया कि गोल कर दिया। तो पृथ्वी गोल हो गई। आ जाओ भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का जो मेन रीजन है बच्चे, मुख्य कारण है वो क्या है। तो मुख्य कारण आप लोग क्या होगी, सर मानसूनी हवाएं होती हैं। क्या मुख्य कारण बच्चों, मानसूनी हवाएं हैं। तो बहुत बढ़िया है, मानसूनी हवाएं। आप अपना उत्तर दीजिए बच्चों। कहता भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान के बारे में यहां पर एक बात जानिए, जो भारत का संविधान है तो इस पे 2 चीजें आपको जाननी है। एक तो भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया, एक शब्द है, और दूसरा पूरी तरीके से ये लागू कब हुआ, ये दूसरा प्रश्न है। कभी डीएलएड में कोई सवाल आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए ये बातें समझा रहा हूं बच्चे। ठीक है, ध्यान से समझो और अच्छे से रिवीजन करोगे, सब फायदे में रहोगे। अब यहां से ये जान लो कि अंगीकृत हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। अब ये देखो आपके सवाल में क्या पूछा है, कब लागू किया गया।
तो देखो 1949 भी विकल्प में दिया था, इस नाते मैंने कंफ्यूजन आपका दूर किया। अगर वो पूछेगा कब अंगीकृत किया गया तो 1949 उत्तर देते। कब लागू किया गया, लागू होने का मतलब पूर्णतया लागू होने से बच्चों, लागू होने का मतलब पूर्णतया लागू होने से, क्योंकि यहाँ कुछ ही उपबंधों को लिया गया था 1949 में, बाकी पूरा का पूरा कंप्लीटली 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो यहाँ प्रश्न के नेचर के हिसाब से उत्तर होगा 1950 में। आपका 100वां सवाल बहुत शानदार, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था बच्चों? तो ये युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था। 305 ईसा पूर्व में हुआ था ये युद्ध। और यहां पर ही जान लीजिए सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का जो विजेता है, विजेता आपका है चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इसके बाद एक संधि हो जाती है, और जो संधि है उस संधि की शर्तों के हिसाब से यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को कुछ चीजें देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, चूंकि पराजित हो चुका था और इसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करना ही सर्वोत्तम समझा, तो सेल्यूकस निकेटर को पहली चीज तो बच्चों, इसके पास एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना। इसने हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इस प्रकार से सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य का क्या बन गया? ससुर बन गया। अब ससुर जी कुछ दान तो देंगे ही, तो इन्होंने दहेज के तौर पर बच्चों 4 प्रांत दिए। हो सकता है कभी 4 प्रांत पूछ लिए जाए बच्चे, इसलिए मैं ये नाम लिख देता हूँ, कॉपी में नोट कर लो और चीजों को जान लो बेटा। और सभी लोग एक बात जान लो, फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा क्लास फ्री चैनल पर चल रहा है। आपके जितने यार दोस्त सबको जबरदस्ती अपनी तरह कोर्स खरीदवा के उनका पैसा मत फंसाना, यहाँ पे फ्री पर चैनल में जोड़ दो बच्चों। वो सारे बच्चे पढ़ें, क्योंकि सभी सामान्य घरों से तैयारी करने वाले बच्चे अरबपति होते तो वो तैयारी न करते, तो उनको चैनल पर जोड़ दो, सब पढ़ें, तब तक वीडियो को शेयर कर दो। यही आपके लिए गुरुदक्षिणा है। बाकी आपसे भी हमने कुछ नहीं लिया, उनसे भी नहीं लेंगे, और उनकी तो विधिवत क्लास भी चलने वाली है। हम आपसे बात कर रहे थे इस सवाल के बारे में। तो जो उसने प्रांत दिया बच्चों, उन प्रांतों के बारे में अगर आप बात करें तो पहले प्रांत के तौर पर आप नाम लोगे एरिया का। एरिया एक्चुअली बच्चों जो एरिया है उसे हेरात के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रांत बच्चों था अराकोशिया। क्या नाम था? अराकोशिया। जो अराकोशिया है एक्चुअली इसको अगर हम आज पहचाने तो ये कंधार के नाम से आप जानते हो। तीसरे प्रांत के बारे में बात करें बच्चों, ये है आपका जेड्रोशिया। क्या नाम है इसका? जेड्रोशिया। ये सब चीजें अपनी सीरीज वगैरह में नोट कर लेना। आपके सीरीज में पवन अगर पढ़ो, जितनी भी गलतियां सब हमने करेक्ट करके इस क्लास में बताई हैं, जो उत्तर हमने बताया बिल्कुल 100% सही बच्चों, इधर उधर भटकना मत। तो यानी ये मकरान तट या बलूचिस्तान ले लो, मैं चलो मकरान तट लिख देता हूं, बलूचिस्तान या मकरान तट एरिया में जेड्रोशिया पड़ेगा वर्तमान में। और अगला बच्चों है पेरोपनिस्डाई। क्या नाम है? पेरोपनिस्डाई। ये था प्रांत बच्चों, और जिसे हम आज काबुल के नाम से जानते हैं, काबुली वाला काबुल। तो ये हो गए 4 स्टेट का, अगर परीक्षा में आ जाए तो इसे जान लेना। बेटी का उसने विवाह किया। और इतना ही नहीं बच्चों, मेगास्थनीज, आपने नाम तो जाना है ना, मेगास्थनीज जिसने इंडिका रचना की थी। मेगास्थनीज को दूत बनाकर मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इतनी चीजों की कुर्बानी सेल्यूकस निकेटर को देनी पड़ी। अब ससुर जी ने इतना कुछ दिया तो दामाद जी का भी फर्ज था। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को क्या दे दिया? 500 हाथी इन्होंने भी गिफ्ट में दे दिया कि सुनो जी ससुर जी, जरा हाथी लेके उड़ो जी। तो 500 हाथी इन्होंने उपहार में दे दिया बच्चों। ये था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध और उसके परिणाम तथा संधि और उसकी शर्तें। अब अगर इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न कितना भी घुमा फिरा के ले आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर हल कर ले जाओगे। हमने हर बात आपको समझा दी है। चलो मेरे भाई अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था स्टूडेंट? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट का नाम बच्चों बृहद्रथ है। बृहद्रथ है एक्चुअली बच्चों बात 184 184 ईसा पूर्व की है, जब बृहद्रथ का सेनापति हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने अपने मालिक की क्या कर दी? हत्या कर दी। और इस तरह से मौर्य वंश का अंत हो गया। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? एक नया वंश शुंग वंश स्थापित कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो गया? बृहद्रथ हो गया। क्या हो गया जी बोलो?
बृहद्रथ हो गया। अब स्टूडेंट अगला सवाल, चूंकि आप कई बार कर चुके हो कि भाई ये गुप्त वंश का या गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ, तो मेरा हर बच्चा जानता है गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में हुआ। और इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको है, तो आप बोलोगे सर ये प्रारंभ किया है चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने जी? गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों। दशावतार मंदिर बड़ा फेमस मंदिर, ये कहां पर है, तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में है बच्चों। पहले ये झांसी में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये यूपी का एक जिला है ललितपुर। तो ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका। तो ये आपका उत्तर हो गया देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला स्टूडेंट आपका सवाल ये है कि भाई एक बात बता दो, पाल वंश की स्थापना किसने की? तो याद रखना बच्चों, पाल वंश की स्थापना करने वाले सज्जन का नाम है गोपाल। क्या नाम है जी? गोपाल है। और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था 750 ईस्वी में, और बच्चों 770 ईस्वी तक इनकी सत्ता कायम रही। इसके बाद धर्मपाल, देवपाल, रामपाल जैसे तमाम शासक यहाँ पाल वंश में आते हैं। देवपाल और धर्मपाल ज्यादा मशहूर बच्चों। तो आइए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अजमेर में जिस सूफी संत की दरगाह है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके हो, तो डायरेक्ट आंसर दोगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा ओ मेरे ख्वाजा, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बोलो क्लियर भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। अगला सवाल स्टूडेंट आपका ये है, महमूद गजनवी के साथ महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आया था अलबरूनी, इसने किस ग्रंथ की रचना की? बच्चों आपने जो भी किताब ली उसमें टोटल गलत लिखा है इसका उत्तर, तो आप उसमें मत जाना। पवन सीरीज वाले बच्चे आप लोग उत्तर करेक्ट कर लेना। तो मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में किताब का नाम है किताबुल हिंद। ठीक है, आपकी सीरीज में गलत उत्तर छपा, फिर से मैं याद दिला देता हूं। तो अलबरूनी कब आया था भारत में? तो महमूद गजनवी के साथ में आया। किताबुल हिंद लिखा इसने। और इसकी जो किताबुल हिंद है ना, इसकी किताबुल हिंद को कहा जाता है 11वीं सदी के भारत का दर्पण। तो अगर बच्चे कभी ये सवाल आ जाए 11वीं सदी के भारत का दर्पण के नाम से किस किताब को जानते हो, तो शर्माना मत बोलो, हो जाएगा क्या? किताबुल हिंद। और ये रचना किसकी है? अलबरूनी की। बाकी जानते हो कि महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और ये जानकारी कौन देता है? सर हेनरी इलियट। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए हैं? किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए हैं? ये जानकारी हम आपको देते हैं, फैसला आप लोग खुद करोगे किस वंश में सर्वाधिक हुए बच्चों शासक। यहाँ विकल्प छपा तुगलक वंश। तुगलक वंश में कुल शासकों की संख्या 8 थी। अगर हम बच्चे खिलजी वंश की बात करें तो 6 शासक थे। गुलाम वंश में कुल 11 शासक थे बच्चों। इसी प्रकार से सैयद वंश की बारे में बात करें बेटा तो 4 शासक थे। अगर बच्चों लोदी दिया तो नहीं, लेकिन जान लो लोदी वंश में कुल शासकों की संख्या 3 थी। कौन? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। लेकिन इसमें लोदी नहीं दिया इतने में से, तो जाहिर तौर पर आप कहोगे कि सर हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं क्या 11 का नाम जानते हो, तो कहोगे नहीं सर। नहीं जानते हो तो जान लो सर। तो ये जान लो बच्चों, जो आपका गुलाम वंश है, तथा कथित दास वंश, तथा कथित दास वंश बच्चों, इसे ही कहा जाता है गुलाम वंश। कभी कभी बच्चों लिखा मिल जाएगा आरंभिक तुर्क वंश, तो घबराना मत, सबका मतलब एक ही है, आरंभिक तुर्क वंश। आरंभिक तुर्क वंश क्लियर है सबको? तो आरंभिक तुर्क वंश। अब इसकी स्थापना किसने किया बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। तो शार्ट में मैं सारे नाम लिख देता हूं। नंबर 1 पर हम रखेंगे बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दास वंश की स्थापना कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बच्चों उसका तथाकथित बेटा, जिसका नाम है आराम शाह, आराम शाह को आराम से निपटा दिया किसने? इल्तुतमिश ने। आप सभी जानते हो इल्तुतमिश कौन है? एक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, यानी जीजा ने साले को निपटा दिया। टेंशन नहीं, इल्तुतमिश की जब डेथ हो जाती बच्चों
तो इल्तुतमिश की इच्छा थी कि उसकी बेटी रजिया सुल्तान बने, लेकिन ऐसा ना हो सका। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बच्चों रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, और इसकी जो माँ थी बड़ी गुंडा टाइप की थी, शाह ए तुर्कान, तो उसने क्या किया, पूरा धुआंधार शासन चलाया। तो बाद में उसको हटाया गया। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद बच्चों पूरी सल्तनत काल में एकमात्र महिला शासक कौन बनेगी, रजिया आएगी। लेकिन रजिया की जब धोखे से हत्या कर दी जाएगी तो इसके बाद बच्चों सत्ता आएगी बहराम शाह के हाथ में। किसके हाथ में बेटा, बहराम शाह के बाद आएगा। बहराम शाह के जाने के बाद अलाउद्दीन अलाउद्दीन ध्यान से जान लो ना बच्चों, अलाउद्दीन आएगा, ये मसूद शाह नाम इसका, अलाउद्दीन मसूद शाह बनेगा शासक अगला। इसके बाद बच्चों अगला शासक बनेगा नासिरुद्दीन। अगला शासक बनेगा नासिरुद्दीन महमूद बनेगा। बच्चों नासिरुद्दीन महमूद के बाद एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, यहां पे सत्ता में आके काबिज हो जाएगा बलबन के बाद जब उसके बाद बच्चों कौन आएगा, कैकुवाद आएगा। इसका एक बेटा था बुगरा खां, इसको डरा धमका दिया तो बंगाल में रह गया। तो इसके बाद कौन बनेगा जी, कैकुवाद बनेगा। नाम बोलो कौन बनेगा, कैकुवाद बनेगा। और कैकुवाद के बाद में बच्चों कैमुवर्ष आ जाएगा, कैमुवर्ष या क्यूमर्ष है ना, हाँ क्यूमर्ष बनेगा। और बच्चों इसकी क्या करेगा, छोटा सा बालक, इसकी हत्या कर देगा। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा खिलजी वंश, और खिलजी वंश की स्थापना कौन करेगा, जलालुद्दीन खिलजी करेगा। तो हमें ये बताना था कि कुल 11 शासक थे, और यही आपके प्रश्न का उत्तर था। अब मेरे ख्याल में आपका हमने एक एक डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। 11 शासकों का पूरा विवरण हमने दे दिया, इसको अब देख लेना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। प्रयाग प्रशस्त का रचना, प्रयाग प्रशस्त किससे जुड़ी बच्चों, प्रयाग प्रशस्त का रचनाकार कौन है, हरिशेन है। अब इसके बारे में आपने कई बार क्वेश्चन किया है, सो इस पे डायरेक्ट आंसर करो। ये किससे जुड़ी है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से बच्चों, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था जी, अगर तुगलक वंश के संस्थापक की सोच रहे हो तो सबको पता है तुगलक वंश के संस्थापक है, कौन संस्थापक है, तो वो है आपका गयासुद्दीन तुगलक। कौन है बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक है। क्लियर सबको, कोई डाउट है किसी प्रकार का। और गयासुद्दीन तुगलक अगर कोई पूछेगा कब तक शासन किया, तो ये 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे गयासुद्दीन तुगलक बच्चों। 1325 ईस्वी में इनकी दुर्भाग्य से मौत हो जाती है, और इसके बाद जो सत्ता है इनके बेटे MBT मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में आती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करोगे। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था वारंगल में, देवगिरी में, भद्रा में या विजयनगर में बच्चों। तो मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में जो पहला हिंदू राज्य बना था विजयनगर बना था। कौन सा बना था भाई, विजयनगर बना था। और आप सबको पता है विजयनगर जो राज्य है इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर की थी। ठीक है, चलो मेरे दोस्त अगला सवाल। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था, तो बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने आया था। बिल्कुल बच्चों, उत्तर मिल गया तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे जो ह्वेनसांग है सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य था बौद्ध धर्म की प्रतियां इकट्ठा करना। भारत के दक्षिण पठार अधिकांशतः बने किस प्रकार, परतदार शैलों से बने स्टूडेंट, या रूपांतरित शैलों से बने हैं, या आग्नेय शैलों से, या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत के जो अधिकांश पठार उनका निर्माण हुआ है आग्नेय प्रकार की शैलों से। किससे हुआ है, आग्नेय प्रकार की शैलों से। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में नाम किसका है, कुतुब मीनार का नाम है, हवा महल का, जामा मस्जिद का, या ताजमहल। बिल्कुल बच्चों ताजमहल का है। और आप सब जानते हो जो ताजमहल है इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था। बिल्कुल। अपने अगले क्वेश्चन पर आओ। कहता है पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकीर्ण घाटी को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो इसे गार्ज कहते हैं। गार्ज आपने जाना हुआ है अच्छी तरीके से, ये वही है उत्तर आपका गार्ज।
नेक्स्ट है पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं शुक्ल पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों कहते हैं, या इनमें से किसी को नहीं। तो वास्तव में बच्चों इसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष। क्या कहते हैं बोलो? कृष्ण पक्ष कहते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। जरा एक बार सभी सेशन को शेयर भी करते रहिएगा। अब अपने अगले सवाल पर आ जाओ। पृथ्वी, गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं बच्चे? तो कोर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोर कहते हैं। सो पहला आप आंसर यहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा कि भाई उसे तो कोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बच्चों, तो आप सबको पता है कि 20.9% अप्रोक्सीमेट है, जिसे हम लोग बार बार 21% लगभग में पढ़ते हैं जी। तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर ये बात आपकी ठीक है, 21% हमें उत्तर देना है, और 78% की बात करेगा तो आपको ये मालूम है कि ये जो गैस है सर्वाधिक वायुमंडल में है और इसका नाम है जी नाइट्रोजन। बट आपके प्रश्न का उत्तर 21% ऑक्सीजन है। हमारे मूल संविधान को ध्यान से पढ़ना, में कुल कितनी अनुसूचियां थी स्टूडेंट? तो हमारा जो मूल संविधान है डंके की चोट पर, उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। ध्यान से पढ़ना, होश में पढ़ना। कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। आपने जो सीरीज खरीदी उसमें उत्तर बिल्कुल गलत दिया है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां बच्चों, बाद में 4 और बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से वर्तमान में कुल कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब भी वो मूल संविधान पूछेगा तो बच्चे आप 12 उत्तर नहीं दोगे, तब आप 8 दोगे। अगर वो ये प्रश्न करेगा कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, तब तो 12 दोगे, लेकिन कह देगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, तब उत्तर आपको 8 देना है। फिर से याद दिला रहा हूं, आपकी सीरीज में गलत उत्तर छपा, आप उसे सही कर लीजिएगा, नहीं तो आप जानिएगा 1 नंबर से हाथ धो बैठोगी। चलो अगला सवाल, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी पहचान के मोहताज, सो डायरेक्ट आंसर देना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और बच्चे अगर किसी ने पूछ दिया प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे, तो उत्तर देना कि 7 मेंबर थे बाबा साहब को मिला करके। अगर हम बाबा साहब को अलग कर दें तो ये अध्यक्ष हो जाएंगे, 6 सदस्य हो जाएंगे, तो 1 + 6 होगा। अगर कोई पूछ देगा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बोलना कि भैया जी इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, और बाबा साहब अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया। अजंता में गुफाओं की संख्या कई बार पढ़े हो? रियल में 29 है, बट ऑप्शन में 30 अवेलेबल है बच्चे, तो 30 को हम उत्तर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार की डेथ के बाद अशोक कहाँ का वायसराय था बच्चों? देखो यहाँ पे आपका इसमें भी उत्तर गलत दिया, तक्षशिला दिया बच्चों। तक्षशिला में जो विद्रोह था, विद्रोह को शांत किया था किसने? अशोक ने। शांत किया अशोक ने पहली बार। 2 बार यहाँ विद्रोह हुआ था बच्चों, तो पहली बार यहाँ पे विद्रोह को शांत करता अशोक, और उस वक्त यहाँ पे गवर्नर कौन था? अशोक का बड़ा भाई जिसका नाम है सुसीम। और दूसरी बार जब विद्रोह हुआ बच्चों, तो दूसरी बार खुद ही सुसीम ने वहां के विद्रोह को शांत किया था। लेकिन जिस समय ये विद्रोह हुआ बच्चों, और या फिर अपने राज्याभिषेक से पहले, अशोक जिस राज्य का प्रांत का गवर्नर था बच्चों, उसे उज्जैन या उज्जैनी कहते हैं। वहां की राजधानी क्या थी? अवंती थी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, उत्तर देना उज्जैन। आप करेक्शन कर लेना सीरीज में। बच्चों आज के सेशन का अंतिम सवाल है कि किस सम्राट के काल में हूणों ने पहली बार आक्रमण किया? तो गुप्त वंश का वो शासक था बच्चों, कौन? कुमारगुप्त था। और कुमारगुप्त के बाद हालांकि बच्चों इसको पराजित किया था इसके बेटे स्कंदगुप्त ने। कुमारगुप्त बूढ़ा भी हो गया था, वो युवराज भी था स्कंदगुप्त। तो इसके बाद यहाँ पे गुप्तों में कौन शासक बनेगा? स्कंदगुप्त। ठीक है, तो आज का सेशन उम्मीद करता हूं सबको बहुत ही पसंद आया होगा बच्चों। इसके बाद कल वाली क्लास में 123 नंबर की क्वेश्चन से मैं आपको आगे कराऊंगा। अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हिंदी की डेली क्लास जा रही है, उसको भी आप लोग पढ़ते रहिएगा बच्चों। ठीक है, तो आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल।